तो टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बच्चों, अब मैट्रिसेस को जरा समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है अपने माइंड में कि सर जी ये बताइए कि व्हाट इज अ मैट्रिसेस। ये एक्चुअल में मैट्रिसेस है क्या, पहले ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझ। देखो ये डिटेल क्लास है, यहाँ पे आपको एनडीए के लिए ट्रिक्स भी बताऊंगा और बोर्ड के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, यानी कि एकदम बिल्कुल मर्ज क्लास है। इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन दिग्विजय, ठीक है, यानी हर दिशाओं पे विजयी पाने वाला। आपको एनडीए वाले एग्जाम के लिए भी बहुत बेहतरीन होने वाला है और आपके बोर्ड वाले एग्जाम के लिए भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट द आज की जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर जी ये मैट्रिसेस होता क्या है, ये एक्चुअल में मैट्रिसेस है क्या। तो बच्चों एक काम करते हैं कि रेक्टेंगल का मतलब समझते हो, आयताकार, आयत, ठीक है। अगर हम नंबरों के समूह को या सेट को कुछ इस तरीके से अरेंज करें, मान लो हमारे पास कुछ नंबर है, 10 नंबर है, 1 से लेकर 9 तक नंबर है, उनको हमने अरेंज किया 1 2 4 3 6 9 5 7 8। तो देखिए हमने नंबरों को अरेंज किया इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म या अगर हम नीचे वाले इन सभी फॉर्म को हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एक शेप बनता हुआ दिख रहा है। क्या शेप दिख रहा है बच्चों कि ये एक तरीके का रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी नंबर को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, तो इस तरीके का जो फॉर्म बनता है वो मैट्रिसेस बनता है। अब आपके मन में ख्याल हो रहा होगा कि सर आखिर हम नंबर को इस तरीके से लिखेंगे क्यों, हमें ऐसी जरूरत कहां से पड़ी। ये तो चलो समझ में आता है कि अगर हम नंबरों को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी कि इस टाइप के जो भी एरे होते हैं उसको अगर हम बड़े ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं तो एक मैट्रिसेस का फॉर्म बन जाता है। इसको हमने नाम दिया है मैट्रिसेस का। बट हम नंबरों को अरेंज इस तरीके के फॉर्म में क्यों करेंगे, आखिर हमें जरूरत क्या है ऐसा करने की। तो जरूरत यह है बच्चों कि जब हम अपने 6th 7th या 8th की क्लासेस जब पढ़ाई कर रहे थे तब हमारे पास जब कुछ क्वेश्चन होते थे, जैसे मान लो 2x स्क्वायर 2x माइनस 3y इक्वल टू 17, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 5x प्लस का 4y इक्वल टू 11। तो बच्चों अगर आप छोटे क्लासेस में थे और इसको मैं सॉल्व करने के लिए आपसे पूछता था या आपसे अगर किसी टीचर ने पूछा होगा कि भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करने के ये देखिए ये आपके 2 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाते होगे तो यहाँ पे 3 तरीके के मेथड आते हैं। मेथड कौन कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे आपका एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है जहां पे हम लोग एक एक टर्म को लेते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे एक दो मेथड और भी इस तरीके से होते थे जहां पे हम लोग सिंप्लीफाई करते थे। तो फिलहाल वो मेथड हमें यूज नहीं करना है, हमें अब वो बेसिक की चीजें नहीं पढ़नी क्योंकि ये 3 था, ठीक है। अगर हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन से देखो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3, x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 4, तो ये जो फॉर्म बना इसको हम कहेंगे ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। यानी कि बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सुनिए बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो ये लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, विद 3 वेरिएबल, ठीक है, और विद n वेरिएबल। यहाँ पे n वेरिएबल की बात होती है, आप जितना बड़ा करना चाहें उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस टॉपिक का यूज करते हैं इन द एडवांस क्लासेस, हायर क्लासेस जैसे 11th 12th, तो ये यहाँ पे जो काम करता है वो मैट्रिसेस करता है, ठीक है। हालांकि इसका हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम यूज करते हैं, बस यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकली बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ क्या मैट्रिसेस का यूज आप सभी बच्चों को समझ में आ गया, यस या नो। क्या मैट्रिसेस का यूज आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि वाई वी यूज द मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिसेस का यूज हम क्यों और किस लिए करेंगे ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं कि सर ये मैट्रिसेस तो समझ में आ गया कि मैट्रिसेस है क्या। तो मैट्रिसेस हमने क्या बताया कि नंबरों का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, जैसे हमने मान लिया हमने नंबरों को अरेंज किया A11 A12 A13 अप टू डॉट 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 एन टर्म तक, A1 एन तक। ठीक है, अब A21 A22 A23 और डॉट 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 A20 एन तक। ठीक है, इसी तरीके से हमने अरेंज किया अप टू एन टर्म तक, AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। तो ये जो अरेंजमेंट है ना बच्चों, ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द मैट्रिसेस। अब बच्चों यहां पे एक बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर, ठीक है, यहां पे ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता क्या है बच्चों, पहले समझते। तो ऑर्डर का मतलब होता है, पहले ध्यान रखना, जैसे इसको ध्यान, क्योंकि ये किसी बच्चों के साथ बहुत गलतियां होती हैं। आरसी, आरसी वर्ड कहाँ यूज होता है? सबसे ज्यादा आरसी वर्ड कहाँ यूज होता है? गाड़ी के जो पेपर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ना, पुलिस वाले क्या कहते हैं, बेटा आरसी दिखाओ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वैसे ही ये यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा आरसी। आरसी का मतलब हो गया रो एंड सी का मतलब हो गया कॉलम, यानी कि पहले आएगा रो बाद में आएगा कॉलम। तो यहाँ पे रो कैसे काउंट होते हैं बच्चों? तो जो इस तरीके का ये लिखा है ना, ये रो, यानी हिंदी में इसको यहाँ पे स्थैतिक, हाँ स्थैतिक कहते हैं। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ऐसे कहा जाता है। तो खैर यार रो और कॉलम याद रखो। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, बट अभी क्या हो गया है ना कि भाई आगे चल के, क्योंकि 12th के बाद आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना है, तो आप उन पे भी फोकस थोड़ा बहुत किया करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रो, ठीक, ये सब आपका रो हो गया, और ये इस तरीके से आपका कॉलम हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो रो 1, आगे जो लिखा जाता है रो, ये जितना भी लिखा है ना, इनमें पहले लिखा है रो और फिर बाद में लिखा है कॉलम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, ये हमने इसीलिए पहले ही कहा था कि आरसी याद रखिएगा। आरसी का मतलब ये हो गया कि जो A11 A12 A13 लिखा जा रहा है, इसमें पहले लिखा जा रहा है रो और फिर बाद में लिखा जा रहा है कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रो और कॉलम को तो बात अच्छे से समझ ही लिया। ठीक है, अब रो और कॉलम में तो सबसे पहले यानी कि कितने रो और कितने कॉलम है, यहाँ पे m रो है और n कॉलम है। अगर आखिरी वाले एलिमेंट को देखते हैं तो यहाँ पे m रो है और n कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे m रो और n कॉलम, ये बातें आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके के जो मैट्रिसेस होते हैं, इन मैट्रिसेस को हम m क्रॉस n मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि ये तो चलो मैट्रिसेस हम समझ गए, मैट्रिसेस होता क्या है ये भी हमको समझ में आ गया। अब जो सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि सर ये बताइए कि इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि आज यहाँ पे सारी बातें करेंगे, इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं? इक्वल मैट्रिसेस इसे कहा जाएगा, यानी कि कौन सा मैट्रिसेस होगा जो इक्वल मैट्रिसेस की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों इक्वल मैट्रिसेस उन मैट्रिसेस को कहते हैं जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल में हमारे पास एक मैट्रिसेस है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, एक मैट्रिसेस है A B C और D। ठीक है, ये कोई एक मैट्रिसेस A मान लो, और दूसरा मैट्रिसेस एंड B एक मैट्रिसेस लेते हैं। B मैट्रिसेस क्या लेते हैं? अल्फा बीटा और यहाँ पे गामा और डेल्टा ले लेते हैं। ठीक है, हमने कहा अगर A और B इक्वल होगा तो क्या होगा? अगर A और B इक्वल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा बच्चों इफ A इज इक्वल टू अल्फा, B इज इक्वल टू बीटा, C इज इक्वल टू ऑफ गामा एंड D इज इक्वल टू ऑफ डेल्टा। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये अगर इक्वल होता है, इक्वल मैट्रिसेस तभी होगा जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम थे, यानी कि ये भी 2 क्रॉस 2 था, ये भी 2 क्रॉस 2 था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो आपस में बराबर थे, इसीलिए इस तरीके के जो मैट्रिसेस हैं, इन मैट्रिसेस को हमने कहा कि एक इक्वल मैट्रिसेस है, यानी A इक्वल टू अल्फा, B इक्वल टू बीटा एंड C इक्वल टू गामा और D इक्वल टू डेल्टा। ये हमारा पूरा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, A अल्फा, B गामा, B बीटा और C डेल्टा और D गामा और डेल्टा। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा।
बच्चों अब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का जो है वो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जो कि सबसे अहम रोल रखता है टाइप ऑफ मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस समझ गए, इक्वल मैट्रिसेस समझ गए, लेकिन अगर टाइप ऑफ मैट्रिसेस अगर आपने नहीं समझा तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है बच्चों? टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला टाइप का मैट्रिसेस आता है जिसको हम कहते हैं रो मैट्रिसेस। बच्चों रो मैट्रिसेस क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ एक रो हो, कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं बट रो सिर्फ ओनली वन हो, तो इस तरीके के मैट्रिसेस को हम रो मैट्रिसेस कहते हैं। हमने क्या कहा बच्चों? अ मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड द रो मैट्रिसेस। यानी कि अगर किसी मैट्रिसेस के पास, अगर शुद्ध लैंग्वेज में बोले, अगर किसी मैट्रिसेस के पास सिर्फ एक रो होता है तो इस तरीके के मैट्रिसेस को हम रो मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। अगर किसी मैट्रिसेस के पास एक रो होता है तो इस तरीके के मैट्रिसेस को हम रो मैट्रिसेस कहते हैं। बहुत ही सिंपल से वे में समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिसेस लिखा 1 5 3 -7। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैट्रिसेस है यहाँ पे रो कितने हैं? तो सिर्फ एक ही रो है। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। लेकिन अगर ऐसे जाते हैं तो सिर्फ एक ही रो है। तो रो 1 है, कॉलम आपके 4 है, यानी 1 क्रॉस 4 मैट्रिसेस है, तो इसे हम रो मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि रो मैट्रिसेस क्या होता है और कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है। राइट, चलिए रो मैट्रिसेस हो गया। और दूसरा अगर हम बात करते हैं रो के बाद कॉलम मैट्रिसेस के पास आते हैं। बच्चों कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है, अब इसको समझिए। कॉलम तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर किसी मैट्रिसेस के पास मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन कॉलम तो उसे हम कॉलम मैट्रिसेस कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी को अगर हम ऐसे लिख दें तो 1 5 3 और 7। तो बच्चों अब यहाँ पे देख सकते हो कॉलम तो एक ही है बट रो बहुत सारे हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 क्रॉस 1 है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिसेस कहेंगे। यानी कि अगर किसी मैट्रिसेस के पास सिर्फ एक रो होता है वो रो मैट्रिसेस होता है, अगर किसी मैट्रिसेस के पास सिर्फ एक कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिसेस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो दोनों बातें चलो क्लियर हो गई। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिसेस क्या कहता है, यानी व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस? तो अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम किसी मैट्रिसेस के बराबर होते हैं, इफ अ मैट्रिसेस हैविंग number of row is equal to the number of column, then this type of matrix is called the square matrices। बच्चों मैंने क्या बोला कि अगर किसी मैट्रिसेस के अंदर जितने रो हैं उतने ही कॉलम हो। अगर मान लो एक मैट्रिसेस ए लिखा 1 2 3 4, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम, तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5। तो आप देख सकते हो ये सारे टाइप की जो मैट्रिसेस बनेंगे इनमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो इस टाइप की जो मैट्रिसेस होंगे इन मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिसेस के नाम से जानेंगे। बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं सब पे एक एग्जांपल देता हुआ चल रहा हूं कि आपको चीजें और भी अच्छे से समझ जाए, यानी कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अमेजोन पे बुक्स अवेलेबल है। जी हाँ, अमेजोन पे बहुत सारी बुक्स हमारी अवेलेबल हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, आप वहां पे सर्च करिएगा, वहां पे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया स्क्वायर मैट्रिसेस की हो गई। स्क्वायर मैट्रिसेस के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका फोर्थ नंबर पे, और फोर्थ नंबर हमारा है डायगोनल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक वर्ड हो गया और मैट्रिसेस आपके प्लूरल होगा। ठीक है,
तो डायगोनल मैट्रिसेस क्या कहता है कि अगर किसी मैट्रिसेस का सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिया हो, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिसेस का, देखिए बच्चों यहां पे ध्यान रखना कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिसेस हैविंग अ डायगोनल एलिमेंट, अगर कोई, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो होगा, जैसे अगर मान लो हमने लिखा 1 0 0 और 0 5 3 तो या 0, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिसेस बन सकता है? नहीं। अच्छा बच्चों क्या बताओ ये स्क्वायर मैट्रिसेस है? ये स्क्वायर मैट्रिसेस है? स्क्वायर मैट्रिसेस है? तो कहोगे सर ये स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिसेस का कभी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। डायगोनल मैट्रिसेस हमेशा और हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का होता है। कैसे? कि अगर मान लो कोई भी मैट्रिसेस दिया हो, इसके डायगोनल एलिमेंट जैसे 1 0 0, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ भी 0 लिख दो, यहाँ भी 0 लिख दो, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो आप देख सकते हो ये डायगोनल, डायगोनल का मतलब हो गया विकर्ड। इनमें बस एलिमेंट दिए हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 है। तो यहाँ पे तो ऐसा डायगोनल बन ही नहीं सकता ना बच्चों। ये देखो डायगोनल नहीं बन रहा है, यहीं तक बन रहा है डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिसेस हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिसेस में बनता है। तो डायगोनल मैट्रिसेस के बारे में हमने क्या बोला बच्चों कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस का सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिया हो, मेरी बात समझिएगा, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस का सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिया हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो इस तरीके के मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है। अब इसी डायगोनल मैट्रिसेस पे 2-3 मैट्रिसेस और बनते हैं। कौन कौन सी बच्चा? तो इस मैट्रिसेस पे एक बनता है आपका स्केलर मैट्रिसेस। मेरी बात समझिएगा, डायगोनल समझ में आ गया ना, कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस के डायगोनल को छोड़ करके, डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, तो इस तरीके के मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं यानी 5वें नंबर पे आते हैं, जहां पे मैं बात करता हूं स्केलर के बारे में, स्केलर मैट्रिसेस। बच्चों स्केलर मैट्रिसेस क्या होता है कि अगर, ठीक है, हाँ जी, ये क्लास अभी आपको डेली मिलने वाली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्लासेस आपको डेली मिलेगी। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिसेस की। तो स्केलर मैट्रिसेस आपका क्या कहता है बच्चों, इसको समझिए, ये स्केलर है। स्केलर का मतलब हो गया कि जो डायगोनल मैट्रिसेस था ना, आप देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 था, स्केलर मैट्रिसेस में 1 को छोड़ करके, यानी 1 नहीं हो सकता, 1 को छोड़ करके अगर डायगोनल में सेम एलिमेंट दिए हो, जैसे मान लो लिखा है 5 5 5, बाकी सब 0 है, तो 1 को छोड़ करके, यानी 1 1 1 नहीं, 1 1 1 होगा तो वो दूसरा टाइप का मैट्रिसेस होता है। यानी 1 को छोड़ करके और 0 को छोड़ करके डायगोनल में कोई भी एलिमेंट दिया हो जो सेम लिखा हो, यहाँ पे 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, लैम्डा 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 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो मैट्रिसेस होते हैं उन्हें हम स्केलर मैट्रिसेस कहते हैं। और अगर मान लो 1 1 1 हो गया तब क्या होगा, और अगर 0 0 0 हो गया तब क्या होगा? तो भाई अगर 1 1 1 होता है, यानी यहीं पे छठा नंबर देख लीजिए, अगर हम 1 1 1 कर देते हैं तो वो बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस की पहचान क्या होती है बच्चों? तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस की पहचान ये होती है कि यहाँ पे आपका आएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो आप देख सकते हो डायगोनल में 1 1 1 है। और बच्चों अगर ये भी 0 0 0 हो जाए तो एक नया मैट्रिसेस निकल के आता है, और वो मैट्रिसेस होता है आपका जीरो मैट्रिसेस। ठीक है, अगर सब कुछ 0 हो जाता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरो मैट्रिसेस। अब बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जीरो मैट्रिसेस के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका डायगोनल होना चाहिए, यानी कि वो स्क्वायर होना चाहिए, ये भी कोई खास जरूरी नहीं है। जीरो कहीं भी हो सकता है, आपका 2x2 में भी जीरो हो सकता है, ठीक है, ये 2x3 में भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो मैट्रिसेस हो गया। ठीक है, तो एक बार आप समझ लेते हैं फिर से हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहला हमने टाइप पढ़ा वो था हमारा रो मैट्रिसेस का। रो मैट्रिसेस क्या कहता है? अगर किसी भी मैट्रिसेस के साथ सिर्फ एक ही रो दिया होता है तो उसे रो मैट्रिसेस कहते हैं। दूसरा हमारा क्या था? कॉलम मैट्रिसेस का। कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिसेस के पास सिर्फ एक कॉलम दिया होता है तो उसे हम कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। अगर हम तीसरे नंबर पे आते हैं जहां पे हम बात कर रहे थे स्क्वायर मैट्रिसेस की,
तो स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है बच्चों कि अगर किसी भी मैट्रिसेस के पास नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है तो उस मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 2x2 हो गया, 3x3 हो गया, 4x4 हो गया या 5x5 हो गया, तो ये सभी आपके स्क्वायर मैट्रिसेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है बच्चों यहाँ पे डायगोनल मैट्रिसेस, यानी कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस के सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट दिए हो और कोई एलिमेंट यहाँ पे ना दिया हो, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट दिए होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। और अगर हमारे स्केलर मैट्रिसेस में डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएं, मेरी बात समझिए, डायगोनल के एलिमेंट को अगर सेम कर दिया जाए, यानी सेम 5 5 5 3 3 3 2 2 2 या लैम्डा 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 लिख दिया जाए, तो इस तरीके का जो मैट्रिसेस बनेगा वो हमारा स्केलर मैट्रिसेस बनेगा। और अगर ये 1 1 1 हो जाता है तब क्या बनेगा, जब 1 1 1 हो जाएगा तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस के नाम से जानेंगे। और अगर ये 0 0 0 हो जाए तब क्या होगा, अगर ये 0 0 0 हो जाएगा तो इसे हम जीरो मैट्रिसेस के नाम से जानेंगे। ठीक, यहां तक की बातें आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जो भी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं या पढ़ाई हैं अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद एक टॉपिक आता है यहीं पे, यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। यहीं पे एक टॉपिक आता है जिसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। टाइप नहीं आता है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दो तरीके का होता है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या कहता है बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ये कहता है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस का डायगोनल एलिमेंट के नीचे, जैसे मान लो लिखा 1 2 3 4 5 और 6, अब ये हमारे देखो डायगोनल हो गया, डायगोनल तो दिया ही दिया है, लेकिन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है और डायगोनल के नीचे एलिमेंट न दिया हो। मेरी बात समझिए, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है बट डायगोनल के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, डायगोनल के ऊपर तो एलिमेंट है बट डायगोनल के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस टाइप के जो मैट्रिसेस होंगे उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे। ध्यान से समझा, डायगोनल तो दिया ही होगा। अब ये मत सोचना कि डायगोनल सेम दे दिया जाए, डायगोनल डिफरेंट दे दिया जाए, वो आपकी अलग बात है। यानी कि डायगोनल मैट्रिसेस के साथ अगर उसके ऊपर वाले पार्ट में एलिमेंट दिया है तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, और अगर डायगोनल के साथ उसके नीचे वाले पार्ट दिए हैं तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। दूसरा क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, लोअर ट्रायंगुलर और मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या कहता है कि अगर कोई भी मैट्रिसेस दिया हो 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 लिख दिया हमने, और उसके ऊपर जो है 0 0 और 0, तो आप देखो तो यहाँ पे लोअर में ट्रायंगल बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लोअर में ट्रायंगल बन रहा है, तो इसलिए इसे हम लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। यहाँ पे अपर में एक ट्रायंगल बन रहा था इसलिए इसको हमने अपर ट्रायंगल कहा। ठीक है, तो जब लोअर में ट्रायंगल बनता है तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं, जब अपर में ट्रायंगुलर बनता है तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके मैट्रिसेस के टाइप हो गए बच्चों। तो सारे टाइप आपके मैट्रिसेस के यहीं पे फिनिश होते हैं। और मैट्रिसेस के अब हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे के पार्ट को डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले जो है ना हम एक दो क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे। जैसे क्वेश्चन क्या है कि आपको समझने वाला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस पे क्वेश्चन बेस्ड है। एक क्वेश्चन हम लोग कर ही लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करनी है a b c d की वैल्यू, और आपके पास एक मैट्रिसेस दिया है a माइनस बी, 2b प्लस का 2a प्लस का c और 2a माइनस का b एंड 3c प्लस का d। ये एक मैट्रिसेस दिया है। अब इस मैट्रिसेस को कहा गया कि ये इक्वल है किसके, -1 के, 5 के और 0 के और 13 के। ये एक मैट्रिसेस दिया है बच्चों।
ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसमें बताइए कि ए बी सी और डी की वैल्यू क्या होगी, यानी ए बी सी डी क्या होगा। तो बच्चों अभी मैंने बताया था कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल, यानी a माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1, और यहां से 2a माइनस ऑफ बी इक्वल टू ऑफ 0। ठीक, यहां से 2a प्लस का c इक्वल टू ऑफ 5, और यहां से लिख सकते हो 3c प्लस का d इक्वल टू ऑफ 13। तो बच्चों क्यों ना पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। इन दोनों को सॉल्व करना है, यानी कि पहले दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर सकते हैं। तो ये प्लस का इसको माइनस कर दीजिए, तो 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, या माइनस माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, यानी a की वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 1। समझ आया बच्चों, हमने a की वैल्यू निकाल लिया। अब a की वैल्यू निकाल लिया, a की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग की टाइमिंग यही होगी जो मॉर्निंग में होती है। a की वैल्यू निकाल लिया, a की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि a की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो c आ जाएगा, a की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो c आ जाएगा। तो भाई a आ चुका है, a की वैल्यू हमने जब यहाँ पे पुट किया, ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर हम a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, यानी माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ b इक्वल टू माइनस ऑफ 1, यानी माइनस ऑफ 1, और इस तरीके से जो b की वैल्यू आ रही है ना बच्चों, वो आपकी आ रही है 2। देखिए a की वैल्यू, अच्छा ये माइनस नहीं है प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू ऑफ b, यानी b इक्वल टू ऑफ 2। ठीक है, b इक्वल टू ऑफ 2, b की वैल्यू 2 आ गई। अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस का c इक्वल टू ऑफ 5, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो c इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज ऑफ c। और अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं बच्चों तो c इक्वल टू 3 आया ना, तो c प्लस का d इज इक्वल टू ऑफ 13, यानी कि आप 9 हो गया तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 दैट इज ऑफ 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब हमारे इक्वल बातें कही जाती हैं तो। ठीक है, और भी एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक और भी क्वेश्चन है जिसको आप लोग ट्राई करेंगे। एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड x y a एंड b if। कब निकालना है? if हमारे पास 3x प्लस का 4y 6 x माइनस का 2y और a प्लस b 2a माइनस b, और वेरी गुड, और माइनस 3, ये इक्वल है, किसके इक्वल है? आपके 2 6 एंड 4 के, और 5 माइनस 5 एंड माइनस ऑफ 3 के। अब बच्चों ये देखिए, ये पूरा मैट्रिसेस जो है ना, ये आपके इक्वल है, इस मैट्रिसेस के बराबर है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो भाई एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों कि 3x प्लस का 4y इक्वल टू ऑफ 2, ये पहला आया। अब x माइनस का 2y इक्वल टू ऑफ 4, ये दूसरा आया। यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू ऑफ 5 और 2a माइनस बी इक्वल टू ऑफ माइनस 5। ये चार इक्वेशन हो गए और चारों को जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आई। यहाँ पे आपको समय स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो और फिर मुझे इसकी वैल्यू को बताओ बच्चों। कमेंट करके नीचे जरूर बताइए आप लोग अपनी अपनी वैल्यू को। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही रिप्लाई है, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो x की वैल्यू आ रही है, जल्दी से बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सॉरी, x इक्वल टू आ रहा है आपका 2, y इक्वल टू आ रहा है आपका माइनस ऑफ 1, ठीक है। x इक्वल टू 2 आ रहा है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ 1, और a इक्वल टू आ रहा है आपका 0, और b की वैल्यू आखिरी है। अब ये मुझे बता दीजिए b की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी से। हाँ जी, x इक्वल टू 2 आ रहा था, बिल्कुल सही था। x की वैल्यू 2, y इक्वल टू माइनस ऑफ 1,
हाँ जी, a इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है। और b की वैल्यू कितनी आ रही है? b की वैल्यू कितनी आ रही है? अरे भाई एक जगह पे 0 रख दो तो b की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ रही है? एक जगह पे 0 रखेंगे तो b की वैल्यू आ रही है आपकी 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। तो प्लीज अगर क्लासेस अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वहां पे जो नोटिफिकेशन वाला बेल है ना उसको आप प्रेस कर लो और ऑल पे क्लिक कर देना। और इसी टॉपिक के नेक्स्ट सीक्वेंस में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।